नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गांधी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 1915 से 1950 तक जितनी भी घटना घटा है उसे केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है और ये सारे के सारे पॉइंट आपके वन लाइनर है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो 1915 से 1950 तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में समझिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय के बारे में समझिए। जो महात्मा गांधी हैं, इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म का स्थान कहाँ है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से होता है। इनके 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वीवीआई कर लीजिएगा। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है। और इनका जो वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए। 1888 में मुंबई से गए थे। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में जाते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में होता है। दक्षिण अफ्रीका में जूली वे बोअर पदक इनके द्वारा कब प्राप्त किया गया, तो 1899 में। कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 को दिया गया था। कैसर ए हिंद की उपाधि। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में होते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में वीवीआई पॉइंट है, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं। डरबन आपके दक्षिण अफ्रीका में है। तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की, तो 1904 में किया गया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। जीवन में पहली बार जेल गए, प्रथम जेल अनुभव, तो ये कब जेल गए प्रथम बार, तो 1908 में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में कहाँ पर होता है, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता करीब 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहते हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब होता है, तो 9 जनवरी 1915, वीवीआई पॉइंट है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में होता है। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया जाता है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में करते हैं। कहाँ का, तो बेलगांव कर्नाटक में करते हैं। बेलगांव कर्नाटक में। इनके जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखा गया। सिद्धांत इनका था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करेंगे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया गया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें के बारे में समझिएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या इनका आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इंडिया
ऑफ माई ड्रीम्स। उसके बाद है अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुआ था। गीता माता, सप्त महाव्रत, महात्मा जी का वास्तविक दर्शन वे पश्चिमी सत्ता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, इनका पुस्तक था। इनके द्वारा प्रमुख समाचार पत्र निकाला गया। पहला था द ग्रीन पंपलेट, 14 अगस्त 1896 को छपता है राजकोट से, राजकोट गुजरात। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका से छपता है। यंग इंडिया 1919 भारत में, हरिजन 1932 भारत से। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में समझिएगा। इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915 में, आपको पता है, तो देख लीजिए। कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय में दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय बोला गया महात्मा गांधी को। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें कहा गया। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा बोला गया। करमबीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा बोला गया है। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बोला गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला है कि मलंग बाबा, जो मलंग बाबा उपाधि है यह दिया गया है कबायलियों द्वारा बापू C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बोला गया है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया है। इम्पोर्टेंट है। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, ये भी बार बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि अर्धनग्न फकीर किसने बोला था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये पूछता है, तो लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा बोला गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा बोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या बोला गया महात्मा गांधी को, तो महात्मा बोला गया है, जबकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया है। इसमें अगला पॉइंट है कि बाइकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। आपसे पूछेगा कि बाइकॉम सत्याग्रह किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध, मतलब छुआछूत के विरुद्ध। कहाँ पर? तो केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रेवररेड चार्ली एंड्रूज, उनका नाम है। इन्हें दीनबंधु बोला गया है। फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ बनाया गया था, तो अहमदाबाद में बनाया गया था। 1915 में बनाया गया था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है,
सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। सत्य की प्राप्ति का मार्ग है, ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का, जमनालाल बजाज का। ठीक है। महात्मा गांधी, इनके आंदोलन व सत्याग्रह के बारे में समझिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? तो 1917 में। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। तो देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था और इसमें ध्यान रखना है कि जिस किसान के पास 20 कट्ठा खेत था उसे 3 कट्ठा खेत पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ता था, जिसे 3 कठिया पद्धति बोला गया है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में होता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। ध्यान से याद रखिएगा। अगर बोलेगा कि प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का कहाँ था, तो चंपारण में था। अगर बोलेगा कि प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन कब किए महात्मा गांधी, तो 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह किसे कहते हैं? तो खेड़ा सत्याग्रह को कहते हैं, खेड़ा सत्याग्रह को कहते हैं। ये 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई किसमें? तो खिलाफत आंदोलन में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। इसे प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी गई। प्रथम जन आंदोलन, आपसे पूछेगा कि प्रथम जन आंदोलन किस आंदोलन को कहते हैं, तो क्या बताइएगा? असहयोग आंदोलन को बोलते हैं, जो 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगला है कि सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च भी बोला जाता है, 1930 में हुआ है। और आपको ध्यान रखना है, इसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है, नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। बोलेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है, तो 1940 में, जिसका उपनाम है दिल्ली चलो। जिसका उपनाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन वे अगस्त क्रांति कब होता है, तो 1942 में। गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया, करो या मरो, करो या मरो। तो आपसे सिंपल पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया है। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में समझिएगा। यहाँ से भी सवाल बनता है। आश्रम, स्थान और स्थापना। पहला है कि फिनिक्स फॉर्म, ये कहाँ है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है और इसके स्थापना 1904 में हुआ था। टॉल्स टाई फॉर्म, टॉल्स टाई फॉर्म, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना 1910 में होता है। साबरमती आश्रम साबरमती नदी किनारे होता है, अहमदाबाद, 1915 में होता है। सत्याग्रह आश्रम, इसकी स्थापना अहमदाबाद के कोचरब में होता है, 1915 में। अनासक्ति आश्रम, इसकी स्थापना कौसानी उत्तराखंड में, 1929 में। सेवाग्राम आश्रम, इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में, 1936 में होता है, 1936 में होता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है। किसने कहा था कि
विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। कभी कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा फंसने लगता है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जॉन रस्किन हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जोड़ा गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। ये सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन जी रंगा ने किया था। पुणे की यरवेदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्या कांड। इसमें पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी डॉकेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को बोला जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट बोला जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी।
जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो दो नेता हैं इनका नाम तो याद रखिएगा ही, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। बाकी सारा पॉइंट आपको याद रहेगा, है ना, पहले से ही याद है, इस पर फोकस कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो नाइट की उपाधि को वापस रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो उधम सिंह ने मार डाला था। बीपीएससी कई बार पूछ चुका है इसके बारे में। ठीक है, जनरल डायर को किसने लंदन में मारा? तो उधम सिंह ने मारा। ठीक है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी, MR जयकर आदि शामिल थे। अगला है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं के बारे में समझिएगा। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं के बारे में समझना है आपको ध्यान से। यहाँ समझिएगा 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में होता है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुई स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1906 में क्या होता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। और आपको ध्यान रखना है कि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, क्योंकि 1909 में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार भी आया था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र। अगला है 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुए। अगला है 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। VVI पॉइंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया 1940 में। 1942 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1942 व 1946। ठीक है, 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन। पाकिस्तान की स्वतंत्रता, पाकिस्तान कब नया देश बनता है? तो 14 अगस्त 1947 को, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को। कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित है। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज
सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। ठीक है। अगला है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में समझिएगा। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था, क्या कारण था, ये सवाल पूछता है। तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना, है ना। अगला है कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 में प्रारंभ किया। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो C.R. दास ने प्रस्तावित किया था, C.R. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था, असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। सवाल पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। वर्ष 1900, ये जो पॉइंट आपका है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है ना। इस पॉइंट को आप लोग भी देखिएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप लोग भी देखिएगा। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था, हिंदू मुस्लिम एकता था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट, कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में होता है। गोरखपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब लिया वापस? तो फिर 12 फरवरी 1922 को, है ना। घटना घटता है 5 फरवरी 1922 को, वापस लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। ये सवाल पूछता है कि जब चौरी चौरा की घटना घटी थी उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे, बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1922 में, 12 फरवरी 1922 को। अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T. प्रकाशन वे राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। यहाँ से सवाल एग्जाम में हमेशा बनता है ना, तो ध्यान से समझिएगा।
स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की थी। कब की थी? 1923 में। CR दास इसके अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। VVI पॉइंट है। स्वराज पार्टी के गठन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था। तो कौन दिया था? CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात होता है। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है तो गांधी दास पैक्ट के नाम से। गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? तो नवंबर 1924 में हुआ था। अगला है कि वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। VVI पॉइंट है। पूछेगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष 1925 में किसे चुना गया है? तो क्या बताइएगा? विट्ठल भाई पटेल को बताइएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये एग्ज़ाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में पारित किया गया था। वर्ष 1929 में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि लाहौर अधिवेशन में पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में। तो समझ लीजिए कि लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी, ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन। इसमें पहला आपका पॉइंट है कि साइमन कमीशन, जिसे बोलते हैं श्वेत कमीशन, साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। फिर से देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे क्या बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, ऐसे आप सभी को पता होगा। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य
नहीं था। इस कारण से साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, है ना। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। लाला लाजपत राय को दी गई थी। अगला है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो वर्किन हेड ने की थी। वर्किन हेड ने की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। वाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस कमीशन में सारे के सारे लोग गोरे थे, कोई भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो रखा गया था वर्किन हेड के द्वारा रखा गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जो वर्किन हेड था उसके जवाब में। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो डांडी गुजरात से। VVI पॉइंट है ना, VVI पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो डांडी गुजरात से किया गया था वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को डांडी मार्च भी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक गया? तो डांडी तक गया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने लिया। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो उनका नाम क्या है? वेब मिलर। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? उनका नाम क्या है? तो वेब मिलर उनका नाम है। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो येरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना मुख्य उद्देश्य था। तो सिंपल सवाल आपसे पूछ लेता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हुआ। इन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है ना। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि
आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। ये पूछेगा किसके द्वारा किया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा तमिलनाडु में। ठीक है। अगला है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण, बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन का भाग था। सबने अवज्ञा आंदोलन का भाग था। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला है गांधी इरविन समझौते एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है, तो कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगन करना प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और आपको ध्यान रखना है गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए। कहाँ से गए थे? लंदन। तो बम्बई से लंदन गए थे। और आपको याद रखना है कि एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। पूछेगा किस जलयान से गए थे, किस जहाज़ से गए थे? तो एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो के.टी. पाल ने किया था। के.टी. पाल ने किया था। अगला पॉइंट है सम्मेलन और वर्ष के बारे में समझ लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर असफल रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर असफल रहता है।
वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1, 2, 3 में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, VVI पॉइंट है। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू के द्वारा बोला गया था। इरविन और गांधी को दो महात्मा। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया। कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया है। अगला है सांप्रदायिक पांचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में समझिएगा। इसमें है कि सांप्रदायिक पांचाट कॉमनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। उस समय ये तत्कालीन प्रधानमंत्री था। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। B.R. अम्बेडकर व गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पूना समझौता होता है। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने स्थापित किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने स्थापित किया था। सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो पहले जो दलित के लिए 71 सीट था उसे अब बढ़ा के 148 सीट कर दिया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कथन है। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, VVI पॉइंट है। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, VVI पॉइंट है। अगला है कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था, है ना। अगला पॉइंट है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। इसमें समझिए ध्यान से। बोलेगा कि किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के
द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो वर्ष 1937 में संपन्न किया गया। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस को आपके 5 प्रांत में बहुमत मिला था। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस को 5 प्रांत में आपके बहुमत मिला था। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, जबकि बंगाल में कृषक प्रजापति पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो कुल 28 माह तक शासन किया है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। BBI पॉइंट है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो उस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक उस दल की नाम है। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। जो अगस्त प्रस्ताव है कब आता है? तो 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में समझिएगा। इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। इसका उद्देश्य है अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। अगला पॉइंट है 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। देखिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे आज के मुख्यमंत्री हैं। आज के मुख्यमंत्री हैं, समझिएगा बात को ध्यान से, ठीक है। प्रांत प्रधानमंत्री आज के कौन हो जाएंगे? CM। आज के CM। असम के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो मोहम्मद सादुल्ला। बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा। बंगाल के फजलुल हक। उड़ीसा BN दास। उत्तर पश्चिम प्रांत के डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत। मध्य प्रांत के NB खरे। बम्बई के BG खरे। मद्रास के C राजगोपालाचारी। सिंध के अल्लाह बख्श। पंजाब के सिकंदर हयात खां, है ना। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात
संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? तो रफ़ी अहमद किदवई बने, रफ़ी अहमद किदवई बनते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में वर्ष 1934 में। अब समझिए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी स्थापना 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य है सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। इसके अन्य सदस्य कौन कौन हैं? तो देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे, स्वामी सहजानंद। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधान सभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में समझिएगा। तो इसमें पहला जो आपका पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। ये सवाल पूछता है कि त्यागपत्र क्यों दिया गया था? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि भारत को जो भी बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था, उसी के विरोध में। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा देने जाने के कारण कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना मुख्य आपकी रणनीति था। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। यही सवाल ही इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। और जो पाकिस्तान शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943 को। ब्रिटेन द्वारा
अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिंद लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है? तो विनोबा भावे को चुना गया है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया है? तो जवाहरलाल नेहरू को। पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। द्वितीय आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। ये किसका कथन है? तो मोहम्मद इकबाल का। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये मोहम्मद इकबाल का कथन है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल के बारे में समझिएगा। घटनाक्रम गवर्नर जनरल। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत के समय लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव के समय लिंद लिथगो। क्रिप्स मिशन के समय लिंद लिथगो। बेबल योजना के समय लॉर्ड बेबल। कैबिनेट के समय लॉर्ड बेबल। माउंटबेटन योजना के समय लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कन प्लान के समय लॉर्ड माउंटबेटन आपके वायसराय थे भारत के। अगला है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा। बोलेगा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जबकि सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये दो पॉइंट आपके अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद है कि क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझिए। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो मार्च 1942 में किया गया है। मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा। कब भेजा? तो सिंपल याद रखना है कि जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव है ये कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या था? इसका प्रावधान देख लीजिए। इसका प्रावधान था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अगला पॉइंट है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी
परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेज के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो का नारा का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। देखिए, बोलेगा कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और जो करो या मरो जो नारा है, इसके वास्तविक वास्तुकार कौन है? तो यूसुफ मेहर अली हैं, यूसुफ मेहर अली हैं, है ना। अगला है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर थे। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो के समय कौन थे? तो लुई फिशर थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस में रखा गया, जो पूना में है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चीतू पांडे के द्वारा, बलिया उत्तर प्रदेश। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी, है ना। फिरौती नहीं मांगते हैं किसी का अपहरण करके, कुछ करके, है ना।
महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। पूछेगा आपसे, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने किस मिशन को दिया है? तो क्रिप्स मिशन को दिया है। किसे दिया है? क्रिप्स मिशन को दिया है। अगला पॉइंट देखिए, आज़ाद हिंद फौज बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में किया गया। कब किया गया? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो सिंगापुर में। कहाँ पर किया? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा सौंपा गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो जबकि अंडमान है उसका नया नाम शहीद द्वीप, जबकि निकोबार है उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया। शहीद और स्वराज। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता। तो पूछेगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने बोला? तो क्या बताइएगा? सुभाष चंद्र बोस बताइएगा। समझे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी गई है। भी पॉइंट है, पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी गई किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर। आज़ाद हिंद फौज पर। ठीक है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिर ढिल्लो एवं शहानबाज खान को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक है। अगला है कि किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड बेबल के द्वारा। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड बेबल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को बेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन थे? भोला भाई देसाई थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। उसके बाद समझिएगा शाही नौसेना विद्रोह के बारे में समझिएगा, है ना। जो शाही नौसेना विद्रोह है 18 से 23 फरवरी 1946 को होता है। इसमें है कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। जो आपके सैनिक थे उनका डिमांड क्या था? तो सैनिकों की मांग यह था कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज़ की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, किसे? BC दत्त को रिहा किया जाए। ये आपके जो नाविक थे उनका डिमांड था। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। गणतंत्र एक रिपब्लिक राष्ट्र बन गया 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन के बारे में समझिएगा। इसमें है ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली, इनका संबंध लेबर पार्टी से था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था? तो कैबिनेट मिशन का गठन किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आता है। डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946। अगर डेट नहीं याद रहे तो कम से कम मार्च तो याद होना ही चाहिए आपको, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत के मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा की गई। इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार सवाल पूछा जाता है, भी आई है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारत की एकता बनाई रखी जाएगी, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि आपके शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार
करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को वीवीआई पॉइंट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो नोआखाली, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। नोआखाली में गांधी जी के विवेक व साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स का नाम दिया गया। वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? तो आपको ध्यान रखना, यह विचार प्रकट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में। संविधान सभा के गठन का प्रावधान, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, अन्य 15 दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। तो इसमें याद रखना है कि टोटल आपके 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम 73 और अन्य आपके 15 सीटें मिलता है। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है यहाँ से। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? वीवीआई। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि अस्थायी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं? तो 26 अक्टूबर 1946 को, जो सरकार के काम में हमेशा विरोध करते रहते थे। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। सदस्य और विभाग, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हें कौन कौन सा विभाग मिला था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले व राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के ये आपके मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले के मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग के मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। CH भाभा कारखान तथा बंदरगाह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री VVI है। आसफ अली रेल विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग के मंत्री थे। अगला पॉइंट है कि अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गए थे। अगला पॉइंट है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इसमें पहला पॉइंट है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो यह
क्लेमेंट इटली के द्वारा घोषणा किया गया था। क्लेमेंट इटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की थी? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना को समझिएगा। जो माउंटबेटन योजना है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या था? पंजाब, बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिले के प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उन प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। वो भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा, है ना। ये आपके माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद है कि भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ ने। तो पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेडक्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। VVI पॉइंट है, जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी बोला जाता है, लाल कुर्ती संगठन के संस्थापक हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। बाल्कनीकरण मतलब क्या होता है कि जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें बहुत सारे आपके छोटे छोटे देश टूट गए हैं, है ना। अगला पॉइंट है, बस पेशेंस रखिए। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान के बारे में समझिएगा। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य, प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़े को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या तो पाकिस्तान में। ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी, देख चुके हैं। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने
स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो एम सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया है। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया है। गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति के स्थान पर थे। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जेबी कृपलानी को बनाया गया है। जेबी कृपलानी को बनाया गया है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होती है। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गई। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, जो आपके आधुनिक भारत है उसका कुछ विविध है, तो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक तरीके से माना जाए तो अपना जो मॉडर्न इंडिया है समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके पहले भी 2-3 वीडियो आए थे, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि इन सभी को एक में मर्ज करके अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप लोग आसानी से एक ही वीडियो में पूरा देख लें। ठीक है, तो अगर वीडियो देख लिए होंगे तो आप तो लास्ट में सुन रहे होंगे इस बात को। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।